बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट राबिया भट्टी और आज एक और नए सब्जेक्ट के साथ मैं आपके साथ हूँ। आज का जो सब्जेक्ट है वो एलएलबी पार्ट 2 का है और रूटीन में जो प्रैक्टिसिंग लॉयर्स हैं ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सब्जेक्ट का नाम है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। जी बिल्कुल, ये जो है वो पूरे पाकिस्तान में जो है वो एक्सटेंड करता है और जो है ये इन्फोर्स जो हुआ था वो फर्स्ट डे ऑफ सितंबर 1872 को हुआ था। ठीक है जी, इसका सेक्शन 1 जो है वो हम पढ़ चुके हैं। सेक्शन प्रपोज़ल का मीनिंग ही यही है कि कोई भी शख्स अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बता रहा है, यानी कि 2 दोस्त हैं अली और जो है अब्बास। उन दोनों ने देखा कि अली ने उसे बताया कि यार मेरे पास जो है वो मोबाइल है और मैं मोबाइल जो है वो बेचना चाह रहा हूँ। मेरे मोबाइल में ये क्वालिटीज़ हैं, दैट मीन्स कि उसने प्रपोज़ल दिया। ये है प्रपोज़ल। अगर अब्बास की विलिंगनेस है वो चीज़ मोबाइल ख़रीदना चाह रहा है तो ये प्रपोज़ल आपका एक्सेप्ट हो जाता है, मगर जब तक एक्सेप्ट होता नहीं होता ये बात की बात है। मगर जो अली ने अपने मोबाइल के बारे में बताया कि वो बेचना चाह रहा है, उसके पास जो मोबाइल है उसकी क्या कंडीशन है, इसको हम कहेंगे प्रपोज़ल। ठीक है जी, क्लॉज़ बी में कहता है प्रॉमिस व्हेन अ पर्सन टू वार्म अ प्रपोज़ल इज़ मेड सिग्निफाई द असेस देयर टू प्रपोज़ल इज़ सेड एक्सेप्ट ए प्रपोज़ल व्हेन द एक्सेप्ट बिकम अ प्रॉमिस। अली ने प्रपोज़ल किया अब्बास को। अगर अब्बास उस प्रपोज़ल को एक्सेप्ट करता है तो वो प्रपोज़ल कन्वर्ट हो जाएगा एक प्रॉमिस में, एक वादे में कि जी हाँ, बिल्कुल आप जो मोबाइल बता रहे हैं मुझे ऐसे ही मोबाइल की ज़रूरत है, मैं तो ये मोबाइल ख़रीदूँगा, यानी ये हमारा प्रॉमिस हो गया। क्लॉज़ सी बताता है प्रोमिसर एंड प्रोमिसी कौन है। द पर्सन मेकिंग अ प्रपोज़ल इज़ कॉल्ड अ प्रोमिसर एंड द पर्सन एक्सेप्ट द प्रपोज़ल इज़ कॉल्ड अ प्रोमिसी। यहाँ पर जो अली प्रपोज़ कर रहा था वो हमारा जो है वो प्रोमिसर है और अब्बास ने उसको एक्सेप्ट किया था वो हमारा प्रोमिस ही है। ये लॉ की एक नाम उन लोगों ने दिए हैं कि ख़रीदने वाला और बेचने वाला उसका क्या क्राइटेरिया है, लॉ की लैंग्वेज में उनको हम ये इन नामों से भी बुला सकते हैं। अच्छा, क्या इस तरह से होता है क्या अगर हम कोई शख्स अपना मोबाइल बेच रहा है और आप लेना ही नहीं चाहते तो कॉन्ट्रैक्ट होगा? जी बिल्कुल, कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद ही नहीं बनेगी, वो कॉन्ट्रैक्ट वहीं के वहीं ख़त्म हो जाएगा। तो उसने कहा कि जी जो है वो प्रोमिसर और प्रोमिसी के बाद कहता है कि क्लॉज़ डी में कंसीडरेशन when at the desire to promise and promisee when a person who has done to obtain from the doing does abstain from the doing or promise or the abstain of doing something such act the abstain of the promise is called of the consideration of promise। जो प्रोमिसर और प्रोमिसी ने अपना कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रॉमिस में कन्वर्ट किया था, यानी कि अली और अब्बास ने अपना कंसीडरेशन दी। अब्बास ने यहाँ पर कंसीडरेशन देनी है, दोनों ने, कि हाँ मैं अपना आपका मोबाइल ख़रीदना चाहता हूँ। अली की कंसिडरेशन होगी या मैं अपना मोबाइल बेचना चाह रहा हूँ। जब दोनों की रज़ामंदी होगी तो ही आपका कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। अच्छा, अब यहाँ पर उन्होंने कहा एग्रीमेंट। एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में क्या फ़र्क है ये हम आगे डेफिनेशन में पढ़ेंगे भी समझेंगे। फ़िलहाल एग्रीमेंट कहता है एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग ऑफ कंसिडरेशन ईच अदर इज़ एन एग्रीमेंट। कोई भी प्रॉमिस यानी कि किसी भी तरीके का वादा आपने किया है जिसको आप परफॉर्म करना चाह रहे हैं अपनी कंसिडरेशन के साथ, यानी अपनी विलिंगनेस के साथ कि हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, वो आपका एग्रीमेंट है। एग्रीमेंट के लिए लॉ ने इस टाइम कोई भी ऐसी डेफिनेशन या कोई ऐसा वर्ड इस वक्त यूज़ नहीं किया जिससे हम कहें, यानी कि ये एक्सेप्ट किया, ऑफर आई, एक्सेप्ट किया, दैट मीन्स आपका एग्रीमेंट बन गया। रेसिप्रोकल प्रॉमिस कहता है जी promises which from the consideration of part consideration of each other called of the reciprocal। यानी कहता है कि जी कंसिडरेशन जो आपकी कंसिडरेशन के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट आप कर रहे हैं वो रेसिप्रोकल प्रॉमिस भी कहला सकता है। अच्छा, एग्रीमेंट भी पढ़ लिया हमने। अब कहते हैं वाइड एग्रीमेंट, यानी कि किसी एग्रीमेंट को वाइड करना, ख़त्म करना क्या है। एन एग्रीमेंट इज़ नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ इज सेड वाइड। हाँ जी, यहाँ पर हमें पता चला कि कोई एग्रीमेंट एग्रीमेंट तब नहीं हो सकता, जब वाइड हो सकता है जब वहाँ पर इन्फोर्स बाय लॉ ना हो। अब क्या था कि इनको लॉ ने आपको इजाज़त दी है कि मैं अपनी कोई भी यूज़ करने वाली चीज़ बेच सकती हूँ ना,
पर ये मुझे इजाज़त नहीं मिली कि मैं कहीं से कोई और चीज़ भेजकर किसी और शख्स के साथ एग्रीमेंट करूं, तो वो एग्रीमेंट मेरा वाइड हो जाएगा। उस एग्रीमेंट को मैं क्लेम नहीं कर सकती या अदर जो है वो नहीं कर सकती क्लेम, क्योंकि मैंने चोरी शुदा चीज़ बेची और वो वाइड एग्रीमेंट में आ गई। उसके बाद जी ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट, अच्छा सब्जेक्ट का नाम है। सारी डेफिनेशन बताने के बाद वो अब हमें बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट एक्चुअली क्या है। एन एग्रीमेंट एनफोर्स बाय लॉ इज अ कॉन्ट्रैक्ट। यानी कि एग्रीमेंट की जब डेफिनेशन आप लोग यहाँ पर देखें कि जब उसने एग्रीमेंट की डेफिनेशन बताई थी तो उसने सिंपल कहा था कि कोई भी प्रॉमिस जो कंसीडरेशन के साथ परफॉर्म होता है वो एग्रीमेंट है। फिर उसने यहाँ पर क्या कहा, वाइड एग्रीमेंट वो नॉट इन्फोर्सिबल बाय लॉ, जिस पर इन्फोर्सिबल लॉ इन्फोर्स नहीं होता वो वाइड हो जाएगा। अब इसने कहा एन एग्रीमेंट इन्फोर्सिबल बाय लॉ अ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि जिस जिस एग्रीमेंट में आपकी लॉफुल विलिंगनेस हो, आप सही एग्रीमेंट करें, उसमें फ्रॉड ना हो, उसमें मिसरिप्रेजेंटेशन ना हो, तो वो आपका जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। यानी कि इन्फोर्स बाय लॉ होगा तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट कहलाएगा। नेक्स्ट वन है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि वाइड एग्रीमेंट हमने पढ़ा। अब ये कहता है कि वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट भी क्या है, एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्स बाय लॉ at the option of the one and more party thereto but not and the option and other voidable contract। कहता है कि आपने एग्रीमेंट तो कर लिया, चैलेंज इन्फोर्स बाय लॉ आपका एग्रीमेंट हो गया, बट उसी एग्रीमेंट को आप एक से ज़्यादा लोगों के साथ कर रहे हैं। यानी कि मैंने एक प्लॉट अपना एक शख्स को बेचा, उसके साथ उसी प्लॉट को मैं दूसरे किसी और के साथ भी एग्रीमेंट कर रही हूँ, कॉन्ट्रैक्ट कर रही हूँ। प्लॉट तो मेरा ही है, बेचना भी मेरा राइट है और वो लॉफुल भी है, तो कॉन्ट्रैक्ट तो मैं कर सकती हूँ। बट अगर मैं एक ही कॉन्ट्रैक्ट को एक ही प्लाट को दो मजीद पार्टी से करूँगी तो मेरा वो कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। एक ही प्लाट को मैं दो लोगों को सेल नहीं कर सकती, तो वो कॉन्ट्रैक्ट मेरा जो है वो वाइड कॉन्ट्रैक्ट, वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। वाइड कॉन्ट्रैक्ट लिए कहता है अ कैरेक्टर विच केसेस टू बी इन्फोर्सिबल बाय लॉ बिकम ऑफ द वैन एंड द इन्फोर्सिबल। ये भी इन्फोर्समेंट के बारे में बता रहा है कि जी किस तरह आपने करनी है और लॉ में। तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में अब तक आपने देखा कि हमें जो चीज़ें मिली वो डेफिनेशन क्लॉज में उसने बताया कि कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो कर रहा है उसका लॉ ने क्या नाम दिया है कि किस तरह ये सारी जो है इस लॉ से रिलेटेड आपकी जजमेंट है। और जजमेंट जो है वो आपके केस को बहुत ज़्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग करती है। आपके आर्ग्यूमेंट जिस वकील से आपके अच्छे होते हैं वो वहाँ पर है। तो सेक्शन 2 तक जो यहाँ तक आपका कंप्लीट है। सेक्शन 3 इसका इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में होगा। इससे मुतालिक कोई भी आपको सवाल हो तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।